आपने भी इंस्टाग्राम रील्स पर वो उपाय देखे हैं जिससे रातों रात किस्मत बदल जाती है, या वो टोटके जिससे चुटकियों में अपना घर बन जाता है? और हाँ, किसी को वश में कैसे करें, ऐसे दावे तो आपने सोशल मीडिया पर रोज ही देखे होंगे। लेकिन क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सच में ऐसा कोई शॉर्टकट है, या सब सिर्फ इंस्टाग्राम पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के तरीके हैं? आपको बता दें कि जून के महीने में लगने वाली आग की घटनाओं की तारीखें हों, या फिर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और बांग्लादेश का राजनीतिक संकट, इनकी की गई भविष्यवाणियां एक के बाद एक हूबहू सच साबित हुई हैं। तो आज सोशल मीडिया के झूठे उपायों का सच जानने और अपनी लाइफ, करियर और कर्मा को डीकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की जानी मानी वैदिक एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल काउंसलर और साथ ही कुंडलिनी योगा प्रैक्टिशनर मनीषा आहूजा। मनीषा, वेलकम टू प्राइम पॉडकास्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम की रील्स की मैंने बात करी, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये जो रातों रात क्या ऐसे वाकई किस्मत बदलती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर ऐसे उपाय दिए जाते हैं, आई थिंक या तो वो लोग अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, क्योंकि जो दृढ़ प्रारब्ध कर्म है, जो दृढ़ प्रारब्ध है, ये कहा जाता है कि आप दृढ़ प्रारब्ध को पार नहीं कर पाते। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें धर्म और मोक्ष में जो फ्री विल का दायरा है, ये बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है, वो ज़्यादा है, अर्थ और काम में नहीं। तो इफ़ यू वर मेंट कि आप 4 घर बनाएंगे, तो फिर 5वां आप अपने पुरुषार्थ से नहीं बना पाएंगे। वो डेस्टिनी, उसमें इंस्क्रूटेबिलिटी ऑफ डेस्टिनी तो है ही है, मगर उसमें वो दृढ़ प्रारब्ध के अंतर्गत है। अब ये जो उपाय की कैटेगरी है, जो आपका सवाल है कि हमने एक उपाय किया, अब उपाय भी क्रियामान कर्म में आता है ना। अब हमने कहा कि आप इस दिन ये वाली पूजा कीजिए, ठीक है, अब वो भी क्रियामान आप पूजा करेंगे। देखिए, भगवान तो आपको कर्म का फल देगा, ये तो सृष्टि का नियम है। आप जो करेंगे वो आपको उसका फल मिलेगा। अब आपको चोट लगनी थी, मान लीजिए जी, और कोई छोटी चोट लगनी थी, यानी कि अदृढ़ दृढ़ादृढ़ कर्म के अंतर्गत आपको एक चोट लगनी थी। आपने कोई बहुत ही हनुमान जी की उपासना कर ली, चाहे आपने इंस्टाग्राम से सुन के की या जैसे भी की, मगर डिवोशन से की, तो आपके जो अदृढ़ कर्म या दृढ़ादृढ़ जो प्रारब्ध का है जी, उसमें कमी कटौती होगी। तो मतलब ये कह सकते हैं क्या कहीं ना कहीं कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा एक राज छुपा हुआ है कि आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं शायद अगर कुछ बुरा होना है तो आप उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं? यस, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रारब्ध कर्म, ज्योतिष और प्रारब्ध ये इंटरलिंक्ड है। ऐसे इंटरलिंक्ड क्या है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि ज्योतिष इज द, ये जो कर्म है ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स की थ्योरी पे चल रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं जो आपने पहला किया वो अब आपके सामने आएगा, जन्म और अगला जन्म, और ये फैक्ट है। अब डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने बहुत बड़ी रिसर्च करी, वैसे तो हमें तो पता ही है ये, बट मतलब विदेशी भी ये रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया के भी एग्जांपल्स ले कि कैसे अपने पिछले कर्म को याद है, किसने मर्डर किया, कैसे शांति देवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, ये महात्मा गांधी की टाइम की बात है, उन्होंने भी इस केस को, बिकॉज शी रिमेंबर्ड पहले क्या हुआ था, कैसे मैं गई थी, क्या हुआ। एक चीज़ मनीषा, मैंने ना जब आपसे बात कर रही थी तो एक चीज़ सामने आई, बीज मंत्र के ऊपर हम करते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पर ऐसे ही मिल जाते हैं, सारे मंत्र होते हैं, बट पहले कहते थे कि कोई गुरु ही देते हैं बीज मंत्र और लोग करते हैं। तो क्या ये ऐसे करने चाहिए? मंत्र तो आपको मिल गया और आप शायद डिवोशन के साथ भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो सही तरीका है, नहीं है? देखिए, ये ना एक जिसे हम कुंडलिनी का तंत्र कहते हैं। तंत्र बेसिकली एक सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं स्वतंत्र, यानी कि आपका सिस्टम, तंत्रिका विभाग। आप जाते हैं ना एम्स में या किसी भी हॉस्पिटल में, तंत्रिका, तो नर्वस सिस्टम कैसे चढ़ता है, कैसे उतरता है। अब आपकी जो चित्त है या जो कॉन्शियसनेस की स्थिति है, या मैं अवेयरनेस शब्द इस्तेमाल करती हूँ, अवेयरनेस की स्थिति मूलाधार चक्र पर है, ठीक है। आप बीज मंत्र करने लगे, अनहत चक्र को एक्टिवेट करने लगे, आपका सिस्टम रेडी ही नहीं है, तो कहीं कोई एक छोटा मोटा विस्फोट हो सकता है। बीज आप कैसे कैसे करने लगे, तो विस्फोट करते हुए वोर्टेक्सिस के थ्रू जा सकती है शक्ति
तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे कुछ ऐसे आपने इम्बैलेंस देखा हो, किसी ने शुरू किए हो, कोई आप एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकती हैं? देखिए, ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं आपको यहाँ पर एक बात कहती हूँ जो जग जाहिर है, ताकि सब रिलेट कर सकें उस एग्जाम्पल से। आपने सुना होगा, बहुत बार ये कहा जाता है कि वृंदावन में ये जो निधि वन है या ऐसे कुछ स्थान है, रात को वहाँ मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो ना आप पागल हो जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? क्या सुना है ना, सबने सुनी है ये बात, सब जग जाहिर है, टीवी टेलीविजन पे भी बहुत बार लोगों ने इस पे प्रोग्राम किया है कि यहाँ मत जाइए, ऐसा हो जाएगा, है ना, सेवा कुंज में मत जाइए, निधि, रात को नहीं रहना यहाँ पर। अब रात को नहीं रहने का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका ये मतलब है कि वहाँ पर एक ऐसी डिविनिटी प्रिवेल करती है। ये कहा जाता है कि रास, ये स्वयं रास मंडल है। अब जो रास मंडल है ना, ये सहस्त्र चक्र पर है, ये कोई व्यभिचार नहीं है। सहस्त्र चक्र पर जब चित्त की स्थिति ऊंची हो जाती है, मैं यहाँ पर एक बात लिंक कर रही हूँ, सहस्त्र चक्र पर जब चित्त की, यानी कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस जब इतनी पावरफुल है, जागृत सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, तो वो षोडश सहस्त्र दल 1600 पॉइंट्स जो सहस्त्र के हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। इसका, और आप यही कहते हैं, यही रास है, 16,000 पेटल्स, है ना, इनमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो अवतारिक कॉन्शियस, नारायण जिसे हम परम तत्व कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। और आप जब देखते हैं पिक्चर्स, तो आप देखते हैं गुरुओं की फोटोग्राफ्स में एक हेलो आया हुआ है। वो हेलो क्या है? षोडश सहस्त्र दल एक्टिवेटेड है उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से। अब आप ऐसी जगह गए, जैसे कि मैंने कहा वृंदावन में ऐसे स्थान है जहाँ कहा जाता है रात को नहीं जाना, वहाँ पर शक्ति उठी हुई है, ठीक है, आपने अपनी ह्यूमन बॉडी को उसके बीच में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप ले आए, क्योंकि वो पैरेलल स्ट्राइक करेगी, क्योंकि शक्ति उठी, आपकी स्पाइन से भी वो उठेगी। अब आपकी स्पाइन में जो अलग अलग वोटेक्सेस हैं वो रेडी नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मर जलाकर उठेगी और फिर हम कहते हैं आप पागल हो जाएंगे, इसका ये मतलब है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्या होता है ना मनीषा, लोग ना इसको साइंस के साथ भी जोड़ने लगते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे। कुंडलिनी इज द बिगेस्ट साइंस ऑफ ऑल, द साइंस ऑफ द स्पाइनल कॉलम ऑफ द मेरुदंड विच स्ट्राइक्स अ पैरेलल, जो आपकी कॉस्मिक कुंडलिनी शक्ति है उसके साथ, जो वहाँ है वो यहाँ है। जब हम कहते हैं शिवरात्रि है, आपको रात्रि को जागरण करना है, तो क्या हो रहा है? कॉस्मिक शक्ति शिव तत्व से मिल रही है ना, तो आप कहते हैं स्पाइन को रात्रि को स्ट्रेट रखना है ताकि शक्ति शिव से सहज रूप से मिल सके। आप लेट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, तो कुंडला नहीं उठेगी। तो ये चीज़ें जो इतने हज़ारों साल पहले जो दी गई हैं कि इस तरह से करना चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी मतलब कुछ सच्चाई है इनमें। बिल्कुल, इनमें कुछ नहीं, इनमें पूर्ण सच्चाई है। एक सच्चाई मैं जानना चाहती हूँ हनुमान चालीसा की। कैसे पढ़ें लोग? क्या मतलब कई उसमें वो आता है कि शायद हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, और कितनी बार पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा को? देखिए, मैं यहाँ पर कोट करूँगी रोकड़िया हनुमान बाबा को, गुजरात से। मेरे ज्योतिष गुरु KN राव सर, उनके पास बहुत साल उनके पास जाते रहे। मैं खुद अभी पिछले साल पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुजरात जाने का, और मैं ढूंढते ढूंढते राजकोट में रेलवे लाइन के पास एक पुराने बियाबान मंदिर में पहुंची जो रोकड़िया हनुमान बाबा का स्थान था। कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पर, और ढूंढते ढूंढते ऐसे कुछ, जैसे कहते हैं ना, कीचड़ का ऐसे एरिया है, लाइक अ मार्शी लैंड जिसे हम कहेंगे, उसमें जाकर बारिशें भी हो रही थी, तो वो वैसा ही हो रहा था। तो मैं पिछले साल ही गई, क्योंकि मैंने इतने सालों से ये सुना हुआ था रोकड़िया हनुमान बाबा क्या कहते थे हनुमान चालीसा के बारे में, और ये बात स्वयं हमें राव सर ने कही है, और इस बात को भी सुने अब मुझे 20 साल हो गया। तो रोकड़िया हनुमान बाबा कहते थे कि एक बार मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि ये शत क्या है, ये 7 है कि 100 है। तो उन्होंने कहा कि मैंने हनुमान जी से ही पूछा, तो हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि ये शत जो है ना, ये 7 बार है। अच्छा। तो उसके बाद रोकड़िया हनुमान बाबा ये सबसे कहा करते थे, और जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे रोकड़िया हनुमान बाबा को, गए भी अभी बहुत समय हो चुका है। वो कहते थे 7 बार हनुमान चालीसा पूर्वाभिमुख दिया जला के, सूखे चने का भोग हनुमान जी को देके, आसनस्थ, ऐसे की गई हनुमान चालीसा फलदायी है। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो भी ये लोग सुन रहे हैं, जो भी ऑडियंस है, आप
40 दिन इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। आप 7 हनुमान चालीसा एक ही समय पर आप 7 हनुमान चालीसा इस प्रक्रिया से करें और 40 दिन तक करें ज़रूर, क्योंकि ये क्रियामान कर्म के अंतर्गत आ रही है। आपको कुछ ना कुछ आपका कार्य जो भी कोई रुका है, नहीं है, कैसे है, मतलब संकल्प लेकर भी अगर करें या वैसे भी, आप देखिए आपकी कोई मनोकामना है। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी, आपका बच्चा बीमार है या कुछ ऐसा, बहुत ज़्यादा क्योंकि आप बहुत संकल्प बनाएंगे ना तो आप दलदल में फंसेंगे, जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह में फंसेंगे। जैसी ईश्वर की इच्छा हो वैसा वो आपको दे। मनीषा, जब हम बात करते हैं ना मंत्रों की, हमने बीज मंत्र की बात करी, हनुमान चालीसा की भी बात करी, लेकिन जब हम जप की बात करते हैं तो क्या आज का टाइम ऐसा है 24/7 पीपल आर बिजी, स्ट्रेस लेवल्स हैं, कोई ऐसा मंत्र है जो वो रोज़ बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको वो नहीं करना पड़ता कि सोचना पड़े कि अच्छा मुझे ये बैठ के अब ये करना पड़ेगा, यहाँ पे इतने घंटे देने पड़ेंगे पूजा पाठ के लिए, क्या कोई ऐसा महामंत्र है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो रोज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस और अपने जीवन में उससे एक महसूस कर सकते हैं पॉजिटिविटी? देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँ, एक तो सबको संस्कृत नहीं पढ़ी जाती, सब किसी को हम कहते हैं कि ये रुद्राष्टकम पढ़ लो, जबकि रुद्राष्टकम को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मगर छोटा सा है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है, मगर उसको भी पढ़ने में लोग कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हनुमान चालीसा एक इजी अवधी भाषा जो है वो इजी तुलसीदास जी ने जनमानस को दे दी, एक इजी। अब आप जब वो फ्रीक्वेंसी, वो जब आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं या जब वो पढ़ते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी से लिंक कर रहे हैं। ये ना एक बड़ी ही बातें जो है ना बहुत मैजिकल एक तरह से लगती हैं कि मतलब ये भी कोई, क्या एस्ट्रोलॉजी में इस तरह के कहते हैं चमत्कार भी इससे होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि रातों रात भी किस्मत बदल जाती है, नहीं होती होगी मतलब जिस तरह से, बट क्या चमत्कार जिसे हम बोलते हैं सो क्या वो पॉसिबल है? चमत्कार, श्रद्धा और पूजा, ये रिचुअल नहीं, श्रद्धा और प्रेम से चमत्कार पॉसिबल है। मेरी अपनी ज़िंदगी में ये घटित है। बताइए एक एग्जाम्पल। मुझे एक सिवियर पैरालिटिक अटैक आया, 2015 की बात है। मुझे एम्स में डॉक्टर्स ने देखा और एक स्पाइनल कॉर्ड में क्लॉट आया सर्वाइकल एरिया में C6 में, और इसे पारस गुड़गांव में फाइनली एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर VS मेहता, मैं नाम भी ले रही हूँ उनका, पद्मश्री डॉक्टर VS मेहता, उनको ये ऑपरेशन करना था क्योंकि क्लॉट था मेरी स्पाइन में। और ये पैरालिटिक अटैक अक्टूबर 2015 में आया और उसके बाद अपने आप से थोड़ा सा बॉडी ठीक हुई और उसके बाद एक सिवियर अटैक जनवरी एंड 2016 में आया। उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि ये स्पाइनल ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। 16 फरवरी का ऑपरेशन था और इसके बीच में पिछले साल के 6 महीने के बीच में 3-4 MRI हो चुकी थी और क्लॉट ने अपना जगह बदली नहीं थी। 16 फरवरी को सुबह जब ऑपरेशन था तो हमारे एक हैं, माने एक ऊंचे सिद्ध, मैं ये कहूँगी, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई मनीषा, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे कुछ सगे संबंधी दोस्त भी थे उस पारस हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा भाई मनीषा, ये ऑपरेशन तो अभी नहीं होगा। मैंने कहा अभी 8:30 बज रहे हैं, डॉक्टर 9 बजे आएंगे और 9:30 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में चली जाऊंगी। वो कहकर गई है, ये बात मैं कहीं कहती नहीं हूँ पर आज मैं ये बात यहाँ बोल रही हूँ, वो कहकर गई है कि मैं ये ऑपरेशन नहीं होने दूंगी। मैंने कहा वो हमारी ईष्ट हैं, हमारी आराध्य हैं और उनकी भी हैं। उन्होंने कहा महाकाली को मैंने सुबह ध्यान में देखा। अच्छा। और उन्होंने ये कहा है कि ये ऑपरेशन अभी नहीं होगा। मैंने कहा मैं 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ। ही सेड मैं नहीं जानता हूँ, ये उसका वचन है। अब मैं खुद मैंने एक साधक भी हूँ और महाकाली मेरी आराध्य हैं। डॉक्टर VS मेहता आए, वो भी सोचेंगे आज हम इस पॉडकास्ट पर उनका नाम ले रहे हैं, आए, उनके भी मन में क्या आई, उन्होंने कहा एक फाइनल MRI लेना, ऑपरेशन थिएटर में काटने से, इंसिजन लेने से पहले मेरे को एक फाइनल MRI चाहिए। 9 बजे मुझे ले गए वो स्कैन के लिए और जब MRI हुई देयर वॉज नो क्लॉट। रियली?
The doctor himself, the hospital is witness and proof of this. There was no clot. So did he give any explanation for this? Yes, he called my father. The technicians called कि वो पुराना वाला MRI लेके आओ. I could hear something happening. My friend is coming. She is getting the पुराना MRI. They are looking. Nothing. After 20 minutes they told me वो तो जी clot है नहीं अब. जो अभी 5 दिन पहले था वो आज है ही नहीं. और इतने टाइम से था? 6 महीने से. उसके बाद they called my father and I blessed the doctor, blessed the place. He said, Mr. Ahuja, जो चीज़ अदृश्य हो रही है, I'm quoting the doctor, जो चीज़ अदृश्य हो रही है मैं उसे कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ. इट्स अ मेडिकल मिरेकल. हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वो चला कैसे गया, कि हम एक ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का एंजियोग्राफी करते हैं समझने के लिए कहीं क्लॉट, स्पाइनल कॉर्ड का एंजियोग्राफी किया गया है समझने के लिए कि कहीं वो लीक होकर कहीं और तो नहीं चला गया. देयर वॉज नो लीकेज, नथिंग. दे सेड, और मैं तब भी चल नहीं पाती क्योंकि मैं तो उन्होंने कहा अब जो कर कुछ नहीं सकते, अब भगवत कृपा होगी, अब जो भी है मतलब वी डोंट नो हाउ शी विल वॉक बट देयर इज नथिंग टू ऑपरेट. They moved me out of the operation theater. They had already taken the money for the operation. They returned it. हुआ ही नहीं ऑपरेशन. This is the honesty. ये honesty भी है. मैं नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे हैं, मगर this was the honesty of that place. They returned the money. Of course I was there. उन्होंने कहा 2 दिन और रहिए. अब क्या कर सकते हैं, पर मैं ऐसे लड़खड़ा कर चलती होती थी, कुछ पकड़ पकड़ के. 3 महीने लगे. Without a medicine, without anything, I walked. And I am sitting in front of you. क्या बात है. This is amazing. I am speechless actually. Amazing story. आपने ना मनीषा बहुत प्रिडिक्शंस करी, जैसे मैंने इंट्रो में भी अपने बताया कि जो आग लगने वाली खबरें थी, और भी पॉलिटिकल आपने बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस करी हैं. अब बचा हुआ साल है 2026 का, तो इसके बारे में आपकी कोई ऐसी प्रिडिक्शन जो हिला के रख देने वाली है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली पर, जिसमें जन्मकालीन राहु स्थित हैं, अभी फ़िलहाल मंगल का गोचर चल रहा है ना. ऐसा हमें इंडिपेंडेंस तक तो चल ही रहा है. तो ये जो अभी का समय है, ये जो अभी की आँख है, इसमें कम्युनल टेंशन से थोड़ा बचा जाए. और ये आँख सिर्फ इंडिपेंडेंस डे तक नहीं, अगर हम उसके बाद भी देखें तो अगर मैं इसको लार्जर पीरियड लूँ तो मैं कहूँगी 20th जून टू ऑलमोस्ट 10th नवंबर, 20th जून 2026 से लेकर 10 नवंबर 2026, इस पीरियड में ये लार्जर आर्क जो है, इसमें हमें कम्युनल टेंशन से बचना होगा. ऐसे कुछ ना कुछ मुद्दे उठेंगे जिसके कारण फ्लेयर अप करेंगी इमोशंस, एक उत्तेजना उठती है, और ये उत्तेजक माहौल जो है ये फिर कुछ परेशानी का विस्फोटक कर सकता है कम्युनल स्टैंड पॉइंट से. ये आप जानिए, कम्युनिटीज़ आपस में, ये बात तो 10 नवंबर तक आप जानिए, ये जो आँख मैंने आपको बताई. अगर हम 10 नवंबर 2026 से भी देखें तो 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 का जो पीरियड है, इस पीरियड में मंगल वक्री मार्गी होकर सिंह राशि में ही रहेंगे. कुछ समय के बाद एक पीरियड आता है कि 5 महीने के लिए मंगल एक ही राशि में वक्री मार्गी होते रहते हैं. ये अब आ रहा है. जब ये पीरियड आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी उथल पुथल दिखती है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बीज बैठ जाएगा. कई बार बीज जब बैठता है तो पूर्ण घटना उसी समय नहीं घटती, मगर बीज बैठ जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये उथल पुथल होने वाली है. तो एक बार 10 नवंबर आ गया, वैसे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आपको अक्टूबर से ही अपना पिकअप करेगी, अपना एक जिसे कहते हैं एक रुख पकड़ेगी इंस्टेबिलिटी का, है ना. मगर 10 नवंबर से 10 मार्च के बीच में, क्योंकि सिंह राशि जो है भारत की कुंडली की भी चतुर्थ भाव पड़ता है, सिंहासन है ना. तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट रहेगी ये थोड़ी
ट्रबलसम रहेगी ये 10 नवंबर से 10 मार्च, 10 नवंबर 26 से 10 मार्च 2027 हम देखते हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इफेक्ट करेगी। यानी बीजेपी की सरकार को कहीं ना कहीं कोई खतरा है क्या? सरकार चेंज हो सकती है या क्या होगा? सरकार नहीं चेंज होगी, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। बल्कि मैंने ये बहुत बार पहले भी कहा है कि 2029 में भी बीजेपी आएगी। तो सरकार को तो कुछ नहीं हो रहा, मगर हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे जो व्यक्ति हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शायद ये टर्म कंप्लीट, अपना टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट नहीं करेंगे। अच्छा, तो कौन आने वाला है फिर? अब उसके लिए देखना पड़ेगा कौन से चेहरे सामने आते हैं, फिर हम देखेंगे कैसा होगा। मगर इस पीरियड में कोई एक ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण ये इवेंट आगे जाके फिर फ्रक्टिफाई होगा, माने ये आगे जाके इवेंट बनेगा, मगर यहाँ पर इसका कोई सूक्ष्म रूप से बीज बैठ जाएगा। तो क्या वो खुद से स्टेप डाउन करेंगे या? ये अब देखेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हम कर रहे हैं, आपने बताया प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि ये टर्म कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन पॉलिटिक्स ना बहुत ही इस समय एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। 5 राज्यों में अभी चुनाव भी होने हैं। कुछ उनकी भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से शुरू करते हैं। आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं उत्तराखंड के बारे में? देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आएगी, मगर चीफ मिनिस्टर धामी जो हैं वो दोबारा आते नहीं दिखते। कोई और चेहरा है? कोई और नया चेहरा, बीजेपी कोई नया चेहरा लाएगी, मैं ऐसा कहूँगी। ओके। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो? उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है और योगी आदित्यनाथ फिर से जीत रहे हैं, विदाउट अ डाउट। फिर से आएंगे तो वो सीएम ही रहेंगे या वो पीएम के पद तक भी जा सकते हैं? देखिए, बड़ा ही पावरफुल चार्ट है और मैं कहूँगी कि पीएम के पद पर जाएंगे, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि इस देश में अगर हम भारत की कुंडली पढ़ते हैं तो इस देश में आगे जाके गौरक्षा के कानून बनेंगे और ये देश एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये भी आप जान लीजिए। सेक्युलर नहीं? सेक्युलर क्या है? जो इतनी सारी मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वो सेक्युलर हैं? तो फिर एक अकेली कंट्री जहाँ पर भारत में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है वो आपको सेक्युलर चाहिए? क्यों? आप मुझे बताइए, लॉजिक क्या है इस बात का? जिनको यहाँ मेजॉरिटी चाहिए, जिनको यहाँ सेक्युलरिज्म चाहिए, क्या उनकी अपनी कंट्रीज़ जहाँ उनका रिलीजन मेजॉरिटी में, क्या वो वहाँ पर सेक्युलरिज्म उनको चाहिए? पर हमारा है ना अतिथि देवो भव, हमारे साथ जो अतिथि देवो भव का मतलब ये नहीं है कि घर ही उसके अतिथि के नाम कर दिया जाए। पर आपने क्या ये कहा कि हम अपने देश में शरणार्थी हो जाएं? ये तो नहीं। आपकी अतिथि देवो भव का मतलब ये नहीं है कि अपने देश में खुद शरणार्थी हो जाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं कम्युनल वायलेंस का एक बिल निकाल रही थी एक पार्टी, जिसमें कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मेजॉरिटी को ही पकड़ा जाएगा। तो आप जानते हैं, आप दुनिया जुटी हुई है इस बात में कि आप, तो मतलब आरएसएस और बीजेपी का बोलबाला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख, जो देश हमारे कट्टर दुश्मन है, आप उनके साथ अगर दोस्ती कर रहे हैं तो आप हमारे कैसे हैं? आप बताइए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अस्तित्व ही नहीं है यहाँ का। फिर मुझे पी चिदम्बरम की एक बड़ी वो याद आती है कि इट इज़ नॉट मॉरली करेक्ट इफ इंडिया becomes a nuclear power. How can India become a nuclear power? It is not consistent. It is not morally consistent with the idea of India. We should not be. इसका मतलब हमें चुपचाप रहना, हमें अपना हथियार ज़मीन पर डाल देना है और हाथ खड़े कर देने और कहना है कि जो हो सो हो। आप मुझे बताइए, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा करना कब से गलत हो गया? I don't agree with this. एक पंजाब में आजकल बहुत हलचल हो रही है। तो पंजाब में फ़िलहाल आप हैं, आपकी पार्टी है, तो वहाँ पर अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो आपका पंजाब के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, अगर हम आपकी कुंडली भी पढ़ें, है ना, तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा पंजाब मिलने वाला है। तो ये एक विक्ट्री थी, अब ये विक्ट्री होके आगे निकल रही है। मगर अगर हम, और यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहूँगी, अगर हम कांग्रेस की कुंडली पढ़ें
तो कांग्रेस के लिए अब ये जो समय है ना, जो नवंबर 2026 से जुलाई 2027 का पीरियड है, इसमें कुछ विक्ट्रीज हैं। अच्छा, इसमें कुछ विक्ट्री है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल साफ हो जाएगी पार्टी। साफ नहीं हो रहा, साफ नहीं होता दिखता। तो मणिपुर और पंजाब, यहाँ पर फिर भी कांग्रेस, लगता है कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन कुछ कुछ जैसे अब आपने पहले टीएमसी का भी प्रिडिक्शन किया था जी, एकदम उसका वजूद ही खत्म। हाँ, कि मैंने कहा था कि ममता बनर्जी अब नहीं आएंगी और बंगाल इज गोइंग टू सी अ चेंज। तो ऐसा कुछ कुछ डिफरेंट एकदम ऐसा कुछ उठापटक कहीं यहाँ भारत में किसी राज्य में होने वाली है? देखिए, उठापटक तो मैं क्या कहूँगी, ममता बनर्जी का तो करियर अब समाप्ति पर है, समाप्त हो गया। अब आप सोचें कि वो कुछ और करने वाली हैं या कुछ और हो जाएगा, तो वो तो समाप्ति पर है। अब जबकि मैंने कहा कि कुछ विक्ट्री कांग्रेस के हाथ लगेगी स्टेट इलेक्शंस में, मगर उसके बावजूद अगर आप कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इनकी कुंडलियाँ पढ़ें तो ये प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रॉमिस नहीं दिख रहा, या बहुत ज़्यादा पावर हम कहें तो वो नहीं दिख रही। तो आपको अब आने वाले टाइम में ऐसे कौन से 5 चेहरे हैं जो लगता है कि ये आ सकते हैं, ये फ्यूचर लीडरशिप है इंडिया की? योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, I would say Tejasvi Surya is also promising in the new lot. ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैंने ये नहीं कहा वो उस टॉप लेवल पर मैं फिर भी प्रॉमिसिंग लोगों की बातें कर रही हूँ, फ्यूचर लीडर। हाँ, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर दूंगी तो मैं योगी आदित्यनाथ को दूंगी, मैं देवेंद्र फडणवीस को दूंगी, मैं शुभेंदु अधिकारी को भी कहूँगी कि ये कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस अब लेने वाले हैं बंगाल में, आप देखेंगे, जिसके कारण हम फोर्टिफाई हो जाएंगे, एज अ कंट्री हम फोर्टिफाई होंगे, है ना। तो ये 5 नाम जो आपने बताया, हाँ, बट मैंने मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स पर है। तेजस्वी सूर्य इज अ न्यू कैंडिडेट, अन्नामलाई, मगर एज एन एलाई टू बीजेपी, ऑलवेज एज एन एलाई टू नॉट बीजेपी। इंडिपेंडेंट। नो, ही माइट बी इंडिपेंडेंट बट इट विल बिकम एन इज इंडिपेंडेंट। मैंने ये भी प्रेडिक्शन दी थी जब मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है, मैंने कहा आप देखिए अपनी पार्टी बनाएंगे मगर आगे जाके भी बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी आइडियोलॉजी रिजेक्ट हुई टीएन असेंबली में, तो एक इंडिपेंडेंट अब पार्टी वहाँ शुरू हुई जो कह रही है कि मैं सेक्युलर हूँ, मगर अब वो कैसे भी वोट मैथमेटिक्स है, मगर आगे जाके वो एलाई तो बीजेपी की है, वो पार्टी जो अन्नामलाई की है, and so he too will be powerful there. बीजेपी में एक लीडर है अनुराग ठाकुर, जिनको अभी फिलहाल, पहले तो काफ़ी पोर्टफोलियोज थे बट अभी फिलहाल साइडलाइंड हैं थोड़े से। चाहे साइडलाइंड हैं मगर फिर से प्रोमिनेंस में आएंगे, जानिए आप, फिर से प्रोमिनेंस में आएंगे, चाहे अभी साइडलाइंड है। और ये भी 5 जैसे हम चेहरों की बात करी, क्या इनके अंदर भी? मैं वहाँ नहीं कह रही, बट आई एम सेइंग प्रोमिनेंस में आएंगे। साइडलाइन ऐसे ऐसे जैसे अभी हैं, वो स्थिति से बेहतर, उस स्थिति से बेहतर होंगे, ऐसे साइडलाइन नहीं होंगे। बट जो पॉइंट पर हम हेमंत बिस्वा शर्मा को या देवेंद्र फडणवीस जी को, इनको जहाँ देख रहे हैं वहाँ नहीं देख रहे हम। और नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करें अगर, तो क्या कोई ऐसी घटनाएं हैं जो इन फ्यूचर हमें, मतलब जिसमें आप वार्न करना चाहेंगे कि शायद देश में ये भी हो सकती हैं? देखिए, इसके लिए हम बहुत से राज्यों को पढ़ते हैं, जो कि आज अगर आप कहें तो हमने अभी कोई बहुत सारे राज्यों को हमने पढ़ के नहीं देखा, मगर अगर एक जनरल ट्रेंड हम देखें, यहाँ पर मैं आपको एक वेदर को लेके अगर जनरल ट्रेंड की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट है खेती के लिए बारिश। ड्रॉट जो है वो प्रॉब्लम करता है, सूखा पड़ेगा तो परेशानी आएगी। अब सूखा अगर हम समझें तो अब वेदर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो एक बात है, मगर हमारे सिस्टम में सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो हम उस समय कैसा रहेगा मॉनसून उसको देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। अब सूर्य ने 22 जून 2026 को सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश हुआ और
6 डिग्री 40 मिनट पे मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश होगा, 6 डिग्री 40 मिनट पे आर्द्रा का प्रवेश है, उस पॉइंट पे हम 12:30 बजे के आसपास की ये कुंडली है, ठीक है। बारिश ठीक है इस बार। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो जब शनि का शकट भेदन होगा ना, रोहिणी का, तब ड्रॉट की स्थिति बनती है। और ये कब होगा? जुलाई 2030 के बाद जो मॉनसून की स्थिति है वो पुअर है जुलाई 30 के बाद, मगर पुअरेस्ट 31 और 32 के सालों में है। 2031 और 32 32 से भी ज्यादा 31 बोलूंगी। 31 का साल खराब दिखता है। और ये खाली भारत या मैं आर्द्रा प्रवेश तो अभी हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके बनाएंगे ना, तो हम उस कुंडली के लिए बनाएंगे। भारत का न्यू दिल्ली कैपिटल लेंगे तो आपको आर्द्रा प्रवेश जो है वो भारत के लिए मिलेगा। आर्द्रा प्रवेश आप कहीं के लिए भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। क्योंकि अभी ये जो बात हो रही है ना सुपर अल नीनो कि ये साल भी बहुत बुरा जाने वाला है। ये साल बुरा नहीं जा रहा फॉर इंडिया, मगर अगर आप बाहर की कंट्रीज देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमी से एक बात लिंक करके बता रही हूँ। जैसे ही राहु केतु का गोचर कर्क और मकर की धुरी में हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2026, उसके बाद यूएस की इकोनॉमी फॉल करने वाली है। अच्छा, यूएस की इकोनॉमी नवंबर एंड 2026 से गिरने वाली है, और ऐसा आपको नवंबर एंड से दिख जाएगा। ज़्यादा गिरेगी जून 2027 से। जून 2027 से और मई 2028 के बीच में ऐसी गिरेगी कि झटका गहरा होगा, बिल्कुल जैसे 2008 में गिरी थी। डिप्रेशन जो आया था, जो 2008 का डिप्रेशन है वो रिपीट करने वाला है। तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा, मगर मैंने यहाँ पर यूएस के लिए उसे स्पेसिफाई किया। वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, मगर यूएस ट्रबल होगा, चाइना भी इसी पीरियड में ट्रबल्ड होगा, एंड सो विल रशिया। मतलब ये 3 कंट्रीज तो स्पेसिफिकली इस पीरियड में इनमें प्रॉब्लम्स। टाइम आपने बताया 2026 नवंबर एंड 2026 से लेकर मई 2028 का ये टाइम फ्रेम है। अगर इसको प्रोमिनेंट करें या इसको छोटा करें तो हम कहेंगे प्रॉमिस तो उठ जाएगा। प्रॉब्लम उठने का प्रॉमिस तो नवंबर एंड 26 से शुरू है, मगर प्रॉब्लम इंटेंसिफाई कर जाएगी जून 2027 से। बट अगर आप देखें पूरे 18 महीने का पीरियड है, नवंबर 2026 से मई 2028, मगर 1 जून 2027 से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब शनि का भी गोचर हो जाएगा मेष राशि में, और मेष राशि से दशम दृष्टि से शनि राहु को पकड़ लेंगे मकर भाव में, मकर राशि में। और आप देखेंगे 1990 का भी यही कॉम्बिनेशन है। मैं सैटर्न की बात नहीं कर रही हूँ, राहु केतु का। जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन जब स्प्लिट हुआ तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं, क्योंकि सोवियत रशिया का जो पुराना जो फाउंडेशन चार्ट है वो यही कर्क लग्न का चार्ट है। तो लग्न की धुरी पर जब ये आते हैं तो एक थोड़ा सा एक झटका आता है, मगर ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये यहाँ शुरू होंगी और जून से ये पिकअप कर जाएंगी, जून 2027 से। तो यहाँ पर आपने यूएस की बात करी, चाइना की बात करी, रशिया की बात करी। अब तो क्या भारत इस टाइम पर एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर सकता है? देखिए, भारत ने सुपर पावर की तरह इमर्ज करना है, मगर ये 2027 में नहीं करना है ना, क्योंकि भारत के लिए भी एक वीक पीरियड आएगा जून 2029 से जून 2032। वो पीरियड भारत के लिए भी एक वीक पीरियड है, मगर यहाँ पर भारत को भी युद्ध की स्थिति में आना होगा, मतलब युद्ध में पड़ जाएगा। हाँ, कोई अटैक कर रहा होगा, आप भी कर रहे होंगे, एक नेशनल वीकनेस का समय होगा ये, मगर भारत उभर जाएगा इसमें से। भारत उभर जाएगा और फिर जो उभरेगा उसके बाद कोई नहीं। जो जून 32 के बाद एक सक्सेसिव मूवमेंट है जो अपवर्ड ग्राफ लेगी, वो जो मूवमेंट है अपवर्ड ग्राफ की, वो जून 2034 के बाद, देन वहां आप कहेंगे कि भारत सुपर पावर की तरफ अपना कदम उठा चुका होगा। मतलब you would know that this is already happening. So we are going to see that phase. Yes, because when Saturn moves into Cancer,
जब शनि कर्क में प्रवेश करते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का समय आएगा। और ये अतिचारी बृहस्पति चल रहा है और शनि का कर्क राशि में प्रवेश होगा मिड ईयर 2034, मिड ईयर 2034, अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई 2034 से ये प्रवेश होगा। आप देखेंगे जो आज कमज़ोर है वो तब बुलंद हो जाएगा, और जो आज बुलंद है वो ध्वस्त होगा, और कैसा ध्वस्त होगा। और ये मेरा इशारा यूएस की तरफ है, ऐसा ध्वस्त होगा कि धू धू ध्वस्त दिखता है। और ये आपने ना बहुत बड़ी बात कही। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इससे जुड़ा था कि भारत के रिश्ते अपने नेबर्स के साथ में कैसे रहने वाले हैं अब ये आने वाले टाइम में। देखिए आने वाले समय में ना ये जो नेबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ साठ-गांठ करेंगे कि कैसे, हाँ वो और भी करेंगे कि कैसे अब इस भूमि पर निशाना लगाया जाए, है ना। ऐसा पाकिस्तान करता ही रहता है, मगर आप देखेंगे अब ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। मगर जून 29 से जून 32 भारत परेशान ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी भी जो पीरियड चल रहा है, आपने देखा अभी मैंने कहा था कि 10 मई से 20 जून के बीच में बॉर्डर्स में, तो आपने देखा प्रॉब्लम उठेगी। तो आपने देखा बांग्लादेश का वो जो बॉर्डर था वो हमने सिक्योर करने की कोशिश की, क्योंकि हम जीते, तो वो उस बॉर्डर पे बहुत उथल पुथल हुई है, और चाहे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया है। और इधर पीओके में जो पीओके में चल रहा है, वहाँ पर वो पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत लोग मारे गए हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोगों को मारा भी गया है जी। तो ये सब चलता रहेगा, मगर आगे जाके, और ये एक बड़ी भविष्यवाणी है, देखिए पाकिस्तान भी कोशिश करेगा हमें अटैक करने की, बांग्लादेश भी कुछ कुछ आवाज़ करेगा। मगर अगर आप ये पूरा आर्क देखें, पूरा आर्क मतलब आप जाएं 2040 तक, तो तब तक 2040 तक भारत ये एक दो मिला चुका होगा अपने में। अच्छा ये भी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, होगा। आने वाला समय जो है वो पॉपुलेशन लॉस देख रहा है, और ये सिर्फ कोई 27 से 32 की बात नहीं हो रही, मैं आपको 2040 तक लेकर जा रही हूँ। तो ये 2027 से अगर आप आगे चलें, और यहाँ पर मैं एक और भविष्यवाणी करती हूँ, 2027 से 2034 क्रिश्चियन कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज से लड़ेंगी, आपस में ही लड़ाई होगी। क्रिश्चियन कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्री से लड़ेंगी 2027 से 2034। एक साइड को इजराइल लीड करेगा, इजराइल को यूएस फुली सपोर्ट करेगा, और बहुत ब्लडशेड दिखता है, जिसमें मिडिल ईस्ट में भी बहुत ब्लडशेड दिखता है, शुरू ही हो गया है। और ये मैंने पहले ही ये प्रिडिक्ट किया था। आप जानती हैं ईरान फिर से ज़ोरास्ट्रियन होगा। अच्छा, ईरान फिर से ज़ोरास्ट्रियन होगा। जो करंट रिजीम चल रहा है, रिजीम में चेंज आया, मगर आइडियोलॉजी वही चल रही है, करेक्ट। आइडियोलॉजी चेंज होगी आने वाले समय में, जब ये डेकेड पलटेगा तो आप देखेंगे ईरान ज़ोरास्ट्रियन हो जाएगा, मतलब उस तरफ रुख कर चुका है, अब वो बात रुकने नहीं वाली है। ठीक है, अब जब क्रिश्चियन कंट्रीज़ लड़ेंगी मुस्लिम कंट्री से, क्रिश्चियन कंट्रीज़ उन पर हावी होंगी। बहुत ब्लडशेड है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, ये जो बेल्ट है ये प्रॉब्लम में आने वाली है। आप देखें इसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए हम तो वो पढ़ते हैं जो दिख रहा है, जो हमें चार्ट्स में पढ़ रहे हैं, इसमें आप जैसा दिखता है वैसा है। तो ऐसा ब्लडशेड दिखता है कि वो कहते हैं कि कॉप्सेस जो हैं या जो मृत शरीर हैं वो पड़े हैं, उठाने वाला कोई नहीं है, ऐसा दृश्य आएगा। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा, या इसकी आंच भारत में भी महसूस की जाएगी? भारत में इसकी आंच आप महसूस कर लेंगे, भारत को भी देखना पड़ेगा, पर भारत इजराइल यूएस की साइड जाएगा। ये जो पोलराइजेशन है ये ऐसे ही होगी। तो यहाँ पर भी महसूस चाइना हो जो जाएगा। है मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करेगा। रशिया जो है फिलहाल चाइना के साथ अभी अलाइंड, अगर आप देखें एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान हैं, मगर रशिया भी उधर मूव करने लगेगा। यूएस, इंडिया, इजराइल, तो ये एक अलग अलग यहाँ पे गुट बन रहे हैं, और एक तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ। मगर ये जो अब वॉर होगी ये रिलीजन पर होगी, इसलिए मैंने आपको कहा क्रिश्चियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज। मैंने नहीं कहा नाटो और रशिया, मैंने, वो तो है ही है, मगर जो फाइनल पॉइंट आने वाला है वो रिलीजन पे आएगा, ये रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड होगा। अब जो लड़ाई होगी वो रिलीजन के बेसिस पर होगी। लेकिन एक लड़ाई हमने सुनी थी पानी के पीछे भी होगी। पानी के पीछे तो वाटर राइट्स ऐसे होंगे, वो आपको भारत में भी दिखेंगे।
वाटर राइट्स ऐसे होंगे क्योंकि देखिए अन्न की कमी आएगी और पानी की किल्लत होगी। अब हम तो कहते हैं कि आप जैसे आजकल, मैं आपको बताऊं मेरे घर में भी मैं आज की डेट में मेड को बोलती हूँ कि जिस पानी को हम आज बहा रहे हैं ना, एक दिन हम कहेंगे कि ये पानी ऐसे क्यों बहा है, इसलिए पानी को मत बहाओ। क्यों? क्योंकि जिसे आप बाहर वेस्ट कर रहे हैं वो तत्व है, वो आपके अंदर भी वेस्ट होगा। जैसे आज आप पानी का नलका ऐसे खुला छोड़ के चले जाते हैं, आपकी एक ग्लैंड एक दिन कहते मैं भी थोड़ा सा हार्मोन एक एक्स्ट्रा चला दूं, आपको पता लग जाएगा उस दिन। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसको बचाओ या रीयूज करो, रिसाइकल करो, वो हम नहीं कर रहे और उसका हम भुगतेंगे। आपको तत्व का निरादर नहीं करना है। भगवती ने आपसे, आपको, आप पैदा हो गए, भगवती ने नहीं कहा, वो आपको खाना भी देती है, वायु भी देती है, जल भी देती है, आपको अग्नि भी है और आकाश के नीचे आपका जीवन है। उसने नहीं कहा कि मैंने पैसा लेना है ये तत्वों की, तेरे को मैंने। अब आप इन्हीं को दूषित करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जब इन तत्वों को दूषित करेंगे, यही आपकी कुंडला में, यही आपके स्पाइनल कॉर्ड में इन तत्वों की प्रेसिपिटेशन है। आप इन तत्वों को दूषित करें, प्रकृति विध्वंसकारी होने वाली है। और आप देखेंगे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, ऐसा पानी का तूफान आएगा, ऐसी सुनामीज दिखती हैं, ऐसे माउंटेनियस रीजन्स में ऐसा उथल पुथल दिखता है। तभी तो हमने तो भविष्य बद्री को आज से ही पूछना शुरू कर दिया। हमें पता है बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे, हमें पता है ना जी। हम एस्ट्रोलॉजी की बात से हमने शुरुआत करी थी, हम भारत पर पहुंच गए, आपने इतनी प्रिडिक्शंस कर दी हैं। अब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मिथ होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि चीज़ें तो होनी ही है, फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है? टॉर्च करता है आपके पथ को। जैसे हम टॉर्च लगाएं कि आगे अब ये सांप है या ये रस्सी है, ये आपको बताएगा। अब अमिताभ बच्चन जब पैदा हुए तो उस समय पे और भी बहुत लोग पैदा हुए होंगे, हो सकता है उसी हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, हो सकता उसी टाइम पर, उन्हीं सेकंड्स पर, सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो कैसे एक अमिताभ बच्चन बन गए और बाकी वहीं रह गए? उनके माँ बाप की भी कुंडली होगी, है ना? उनके माँ बाप की कुंडली में भी होगा कि मेरा बच्चा जो है विख्यात होगा, जग विख्यात। वो उनके माँ बाप की कुंडलियों में नहीं आ रहा। ये एक पूरी लाइन है, ठीक है? इसमें मैंने आपको एक छोटी बात बताई, ठीक है, कि हरिवंश राय बच्चन जी की कुंडली में भी होगा कि मेरा पुत्र अब जो आएगा वो जग विख्यात होगा। इसमें और डेस्टिनीज, इंटरलिंकेज ऑफ डेस्टिनी है। एक तो ये पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट, एक स्वीपर के घर में उसी समय एक बच्चा पैदा हुआ, एक राजा के घर में उसी समय एक बच्चा पैदा हुआ, वो स्वीपर्स का राजा जरूर बनेगा। मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको, वो अपने समुदाय में राजा बनेगा, राजा की तरह होगा। और तीसरा पॉइंट है, आत्मा अपने साथ कुछ संस्कार लेके आती है। और इसमें कोई ऐसा भी आपको कुंडली में वो आते हैं कि ये तांत्रिक जिसमें इफेक्ट्स दिखते हों, कि क्या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ऐसा है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए तंत्र अपने आप में एक शाखा है ना? इसको ये कहना कि ये तो है ही नहीं। आपके तांत्रिक रुद्रायमाल तंत्र, आप खुद ही बता रहे हैं, रुद्रायमाल तंत्र माने अब उसके कुछ हिस्से चले गए हैं, अब कुछ रह गए हैं। जी, किताब है, मिलती है, शिव पार्वती संवाद है। आप गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, उसके नीचे आता है सम्मोहन तंत्र, पार्वती ईश्वर संवाद है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये नहीं है? तो माने वो सिस्टम, मैंने कहा तंत्र अपने आप में एक सिस्टम है। अब कुतंत्र किसी किसी को इफेक्ट करता है, कुतंत्र किसी किसी को इफेक्ट करता है, वो कुंडली में देखा जाता है। तो इसका सिस्टम तो ये है कि आप अपनी पूजा अर्चना स्ट्रांग रखिए, मर्यादित जीवन रखिए, आपको नहीं इफेक्ट करेगा। लेकिन क्या ये भी प्रीडेस्टिन्ड होता है ऐसा कुछ, कि कुंडली में कैसे कोई आके अचानक चेंज कर सकता है? कि आपके चेंज नहीं कर सकता, आपको थोड़ी तबीयत खराब कर सकता है, आपके कुछ कार्य अटका सकता है, मगर जब आत्मा ऊंची होती है, माने अपना जब तप तेज होता है, तो भगवत कृपा होती है। इसलिए आप सिर्फ सूर्य से चलने लगे, मर्यादित रखें। देखिए आप व्यभिचारी हो जाएंगे तो आप हर जगह जाएंगे तो वो शक्ति फिर ट्रांसफ़र होगी ना, आपका पूजा पाठ ट्रांसफ़र होता जाएगा, आप व्यभिचारी हो गए
तो व्यभिचार नहीं करें, मर्यादित जीवन रखें, नियमित जीवन जिएं, ईश्वर का नाम लें, फिर बाकी जो आएगा वो निकल भी जाएगा, उसका इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं होता। और किसके पास वक्त है आजकल की, वो आजकल तो सब ऐसे ही इतना, मगर इस प्रकार से ये क्रियाएं तो की जाती हैं। इस बात को मैं नहीं डिनाई करती कि क्रियाएं नहीं हो रही हैं, होती हैं और परेशान भी करती हैं, मगर वीकर सोल्स इससे जल्दी परेशान होती हैं। और मनीषा, जाते जाते कोई एक ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे जिससे कि लाइफ में पॉजिटिविटी, चेंज, एक स्थिरता बनी रहे, स्पेशली आजकल जिसे हम कलयुग कह रहे हैं, इन टाइम्स में कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसी प्रैक्टिस वो क्या करें? देखिए, आजकल लोगों को लगता है कि भोगवादी जीवन के पीछे सब भाग रहे हैं, मटीरियलिस्टिक। हाँ, मगर जैसे एक मिट्टी का किला है ना और सामने समुद्र है, वैसे ही है ये जीवन। 2 मिनट नहीं लगेंगे ध्वस्त होने में। आज आप घर से बाहर निकले हैं, आपको नहीं पता आप घर वापस पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ध्वस्त हो जाएगा। ये रेत का किला है, इसमें अब आप बैठ बैठ के कह रहे हैं कि मुझे ना वो नौकरी चाहिए, वो साड़ी चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए। ये जब तक प्राण चलते हैं, जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, इसको गंवाइए मत। अपना मन ईश्वर में लगाइए, अपने चित्त को ईश्वर में लगाइए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, यू मस्ट एक्सेप्ट द डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स। क्योंकि भगवत कृपा कैसे सिस्टम को चेंज कर सकती है, डेस्टिनी कैसे सब कुछ उथल पुथल कर सकती है। आप ये जान लीजिए, जिस दिन आप कहेंगे आई विल डू माई बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की कोशिश करूं, मगर फिर जो भी मुझे मिले वो फिर मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपने जिद से जीवन को तोड़ने मोड़ने की कोशिश नहीं करूं। मैं स्वाभिमानी रहूं, स्वाभिमान से इस बात का कोई लेना देना नहीं। मैं स्वाभिमानी रहूं, मगर अपने कार्य में को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करूं। मैं ये नहीं करूं कि मैं बॉस बन के बैठ जाऊं और मैं सब जूनियर्स को करूं तुम करो करो, मुझे तो काम करना ही नहीं। अगर मैंने पैसा कमाया है तो मेरी शक्ति जानी चाहिए, क्योंकि फिर वो पैसा सात्विक होगा, वो लक्ष्मी जो आएगी वो सात्विक होगी। अगर मैंने मेहनत नहीं करी और लक्ष्मी कमाई तो फिर वो मेरे शरीर में बीमारी बन के भी वो बीज बैठेगा, क्योंकि ऋणी हो जाऊंगा मैं उन लोगों का। इसलिए जब तक शरीर है, आप काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप अच्छे से करिए, अच्छे से करिए और ईश्वर में अपने मन को लगाएं। आपको कुछ भी नहीं आता, आप ओम नमः शिवाय करते रहें और सत्य पर रहें। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सत्य पर रहें, इसकी बुराई उसके साथ ना करें। लोग तो सत्य में आजकल इशारा, मैं कितनी बेचारा हो गया, इसने मुझे ऐसे बोल दिया। किसी की रेपुटेशन को ख़राब ना करें। अगर आप पुरुष हैं, स्त्री की मर्यादा को समझें। आप जहाँ किसी और की बेटी की मर्यादा को भंग करेंगे, मत भूलें आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, उसकी मर्यादा भंग होगी, आप खून के आंसू रोएंगे। तो जो आप किसी और के साथ कर रहे हैं वो आपके साथ हो सकता है, होना ही होना है। 100%। कर्म आपका एड्रेस नहीं भूलेगा, आपका एड्रेस भूलेगा ही नहीं। आपने शरीर भी छोड़ दिया। इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ जो थोड़े बड़े हैं कि कैसी भी परेशानी आ जाए, जीवन को तब भी जिया जाए, जीवन को छोड़ा ना जाए। जो ब्रह्मा ने जो आपको लिख के दिया है कि इतनी आपको दी हुई है ड्यूरेशन जीवन की, आप कहें नहीं परेशानी बहुत आ गई है, ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको फिर जीनी पड़ेगी और ये जो आपने किया इसका कर्म भी भोगना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के टाइम पे जो आपने। जी, आप परेशानी से निकल नहीं पाएंगे, ये सिचुएशन फिर आएगी, डबल फोल्ड हो गया और आपका कर्म इसमें जुड़ जाएगा। ये जो आपने, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम ब्रह्मा। आप कहें नहीं मैं डिसाइड करूँगा, मैं इसको भेज दूंगा। एक ऐसी योनि में आप चले गए या आप एक ऐसी डायमेंशन में चले गए ना जहाँ ना उधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं, बैठे रहेंगे आप, छूटेंगे तब भी नहीं। भोग लीजिए, एग्जॉस्ट इट और सफ़र इट, एन्जॉय इट और सफ़र इट, सरेंडर टू द डिवाइन विल।
थैंक यू सो मच मनीषा, आज बहुत इंटरेस्टिंग आपसे बातें करी और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें आज हमने सीखी भी। आई होप you've also enjoyed this chat. Thank you so much for joining us here on Prime Podcast.